हेलो गाइस, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 10 की पूरक पाठ्य पुस्तिका कृतिका का तीसरा अध्याय साना साना हाथ जोड़ी। ये एक यात्रा वृत्तांत है जिनकी लेखिका है मधु कांकरिया जी। तो पाठ शुरू करने से पूर्व इनका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। मधु कांकरिया जी का जन्म सन 1957 में कोलकाता में हुआ। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया, साथ ही कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें उपन्यास है पत्ताखोर और कहानी संग्रह है सलाम आखरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए, अंत में ईशु। ये सारे कहानी संग्रह हैं। उन्होंने कई सुंदर यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं, जैसे हम यहाँ साना साना हाथ जोड़ी ये पढ़ेंगे। ये भी एक यात्रा वृत्तांत है। मधु काकरिया की रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि इनकी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। समाज में व्याप्त अनेक ज्वलंत समस्याएं कि वर्तमान में जो घट रही हैं, जैसे अपसंस्कृति, महानगरों की घुटन और असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। अब पाठ का संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ का शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि एक नेपाली युवती गंगटोक में प्रार्थना कर रही है ईश्वर से साना साना कि अपने छोटे छोटे हाथों को जोड़कर वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि मेरा जो संपूर्ण जीवन है वो अच्छाइयों को समर्पित हो जाए, अर्थात मेरे जीवन में जो भी कार्य हों वो अच्छे ही हों। तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि किस चीज़ का वर्णन किया है कि महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवत जीवन की ऊब मधु जी को दूर दूर की यात्राओं की ओर लेकर जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभवों को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में शब्दबद्ध किया है, अर्थात वर्णन किया है। साना साना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि साना साना हाथ जोड़ी ये यात्रा वृत्तांत है। इसमें सिक्किम राज्य की जो राजधानी है गंगटोक, उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। हिमालय के अंततः सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, अर्थात जीवंत वर्णन किया है। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृत्तांत में देखी जा सकती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है यहाँ। साथ ही यह भी बताना नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्वयं की संकीर्णता से भी मुक्त करता है, अहंकार की संकीर्णता से। अब पाठ का अध्ययन करते हैं कि सिक्किम राज्य के गंगटोक में जब वो घूमने के लिए गई थी, हिमालय उनसे आगे हिमालय की कंदराओं में, तो वर्णन कर रही हैं मधु जी। मैंने हैरान होकर देखा, आसपास जैसे उल्टा पड़ा था, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। ये शहर के बारे में वर्णन किया है। गंगटोक दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे, रोशनियों की एक झालर सी बन गई है। झालर अर्थात लड़ी सी, उसमें जो
लाइट रोशनी जगमगा रही है, वो ऐसे प्रतीत हो रही है कि जैसे एक झालर हो रही हो, लड़ी के समान। क्या था वह? ये सोच रही हैं स्वयं ही। वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। तो स्पष्ट कर दिया है कि वो जो विद्युत की लड़ियों के समान, या उनकी जो लाइट जगमगा रही थी एक झालर के समान, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे आसमां उल्टा पड़ा है, सारे तारे बिखर कर जमीन पर आ गए हैं और टिमटिमा रहे हैं। तो ये उसकी लाइट के बारे में, रोशनी के बारे में कहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके चारों तरफ रात्रि के समय देखा तो चारों तरफ लाइट जगमगा रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आसमान स्वयं उतर कर नीचे आ गया हो और उसके तारे जगमगा रहे हो। तो ये जो शहर था, ये सिक्किम का गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा, कि इतिहास और वर्तमान दोनों के मिलान पर खड़ा ये मेहनतकश बादशाहों का ऐसा शहर। मेहनतकश बादशाहों का अर्थात मेहनत के द्वारा निर्मित इन बादशाहों का शहर था, जहाँ सब कुछ सुंदर था। यहाँ सुबह भी सुंदर थी, शाम भी सुंदर थी और रात्रि भी सुंदर थी। और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। अट्रैक्शन, सम्मोहन वैसे अपनी तरफ आकर्षित करना होता है, जिसे अंग्रेजी में हिप्नोटाइज बोलते हैं। कुछ इस कदर की, कुछ इस तरीके से कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, रुक गया था, अर्थहीन था, कोई अर्थ नहीं था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास सब कुछ अर्थहीन और स्थगित हो गया था। मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। मैं बिल्कुल शून्यता में चली गई थी। और थी अतीन्द्रियता, अर्थात इंद्रियों से बिल्कुल परे। अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। तो जादुई झालर, जादुई लड़ी कहा गया है, जो उसके रात्रि के समय गंगटोक शहर पर जो लाइट जगमगा रही थी। धीरे धीरे एक उजास, उजास मतलब उजाला, प्रकाश, उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। जो चारों तरफ शून्यता छाई हुई थी, बिल्कुल शांति, चुप्पी थी, तो धीरे धीरे जैसे उजाला हुआ तो वो शून्यता फूटी, समाप्त हुई, और एक स्वर फूटने लगा होठों से। एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहू प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो कोसले। इसका अर्थ होता है, नेपाली युवती गा रही है ये, कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन, समस्त जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, कि मैं जीवन में जो भी कुछ कर्म करूँ वो अच्छे ही करूँ। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। नेपाली युवती गा रही थी हाथ जोड़कर, तो उससे मैंने सुना था, और यही पाठ का शीर्षक रख दिया गया। सुबह हम यूमथांग के लिए निकल पड़े, वहाँ के लिए, यूमथांग के लिए रवाना हो गए। पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बालकनी की तरफ लेखिका क्यों भागी? क्योंकि लोगों से सुना था कि अगर मौसम स्पष्ट हो, साफ हो, बादल रहित हो, तो कंचनजंगा वहाँ से स्पष्ट बालकनी से देखी जा सकती है, जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रहे। जैसे समय समय पर ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं, उसी तरह समय समय पर बादलों के कपाट द्वार बंद हो गए थे, तो वो कंचनजंगा के दर्शन नहीं कर पाए। कंचनजंगा न दिखाई दी, न दिखनी थी और न दिखी। पर सामने ही रकम रकम, अर्थात किस्म किस्म के, भिन्न भिन्न के, तरह तरह के, रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल खैर, गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर यूमथांग था। यूमथांग यानी घाटियाँ।
सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी आपको। ड्राइवर कम गाइड, मतलब ड्राइवर और गाइड दोनों का काम करता था जितेन नारगे, मुझे बता रहा था क्या वहाँ बर्फ मिलेगी। मैंने बचकाने उत्साह से पूछा उससे कि गार्गे मुझे ये सब बता रहा था कि युमथांग यानी घाटियां, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। फिर मैंने बच्चों की तरह उत्साह से पूछा नार्गे से कि क्या वहाँ बर्फ मिलेगी। तो चलिए, जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए, अर्थात उसकी जांच करते हुए, हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं। पताकाएं मतलब जो ध्वज होती हैं, छोटे फ्लैग, किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। तो ये भी प्रश्न ध्यान देने योग्य है कि पताकाएं वहाँ क्यों लगाई जाती हैं, कैसे लगाई जाती हैं। तो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, किंतु वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी जैसी कि जीप में लगी हुई थी। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी। अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेपचाओ के शोमैन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र यहीं पर हस्ताक्षर किए थे। कौन से स्थान पर? कवि लोंग स्टॉक पर। तो ये तिब्बत के चीनी के बता रहे हैं कि जो चीन और भारत की सीमा पर है। तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेपचाओं के सोमन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र यहाँ किया था, मिलान पत्र हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है, याददाश्त के रूप में। लेपचा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जाति के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद, मतलब लंबे समय से झगड़े चल रहे थे लेपचा और भूटिया, ये दोनों जातियों के मध्य शांति वार्ता की शुरुआत हुई थी इस स्थल पर। इसलिए यहाँ इस स्थल पर पत्थर के रूप में एक स्मारक बना दिया था। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। क्या है कि यह क्या है? नार्गे कहने लगा। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वो मैडम को दिखता हुआ, मधु जी को दिखता हुआ धर्म चक्र क्या है? कि मैडम यह धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इस धर्म चक्र को घुमाने से, ये मान्यता है। क्या? चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद इस देश की आत्मा एक जैसी। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियां पीछे छूटने लगे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से दिखते बहादुर नेपाली ओझल हो गए, अर्थात आंखों की दृष्टि से ओझल हो गए या दिखाई देने बंद हो गए। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह,
पिस्तास के छोटे छोटे घर होते हैं। पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट विशाल रूप और वैभव के साथ सामने आने वाला था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों अर्थात जो तीर्थ स्थलीय का काम्य हिमालय अर्थात उनका जो दर्शन करने वाला सुंदर स्वरूप का हिमालय है, पल पल परिवर्तित हिमालय है, जिसका जो स्वरूप है, उसका परिदृश्य है, वो एक एक क्षण में परिवर्तन होता रहता है। और देखते देखते रास्ते वीरान सुनसान हो गए, संकरे बिल्कुल संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। जलेबी तो खाई होगी आपने, कितनी सीधी होती है वो, व्यंग है भाई। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी अर्थात घटाएं अत्यंत गहरी होने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। वहाँ की जो वादियां थी, वहाँ के जो घाटी थे, वो सुंदर दृश्य थे, वो और अधिक विस्तृत रूप में दिखने लगे। बीच बीच में करिश्मे की तरह, जादू की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे, मतलब पूरी पराकाष्ठा से, तीव्रता से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते हुए ऊपर नीचे जाते हुए निकल रहे हों। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हसी है। इस प्रकार से अपना मनोरंजन करने लगे। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी अर्थात विचारों में, गूढ़ विचारों में लीन थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, अपने अंदर समेट लूं, अपने हृदय में हृदयंगम कर लूं। पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। जीप की खिड़की से मुंडकी अर्थात मुंह निकाल निकाल मैं कभी आसमान को छूते पर्वतों के शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झर झर गिरते जलप्रपातों को। तो जलप्रपात ऊपर से गिर रहे थे, जलधाराएं गिर रही थी, तो वैसा प्रतीत हो रहा था जैसे दूध के समान श्वेत हों, और उनके गिरने से जो झाग उत्पन्न हो रहे थे वो दूध के झाग के समान लग रहे हैं, इसलिए उन्हें दूध की संज्ञा दी है। तो कभी कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती नदी चांदी की तरह कौंद मारती अर्थात चमक मारती हुई बनी ठनी तिस्ता नदी, बनी ठनी अर्थात श्रृंगार युक्त तिस्ता नदी को देख रहे थे। सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी अर्थात सिलीगुड़ी से स्थान से ही हम देखते आ रहे थे इनको। पर यहाँ उनका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था अर्थात चरम सीमा पर था, अंत पर था, सौंदर्य की अंतिम सीमा थी, चरमोत्कर्ष था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी। तो पुलकित का अर्थ भी रोमांचित होता है, प्रसन्न होना। चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी, अपनी कल्पनाओं के सहारे हवा में उड़ना चाहती थी। मेरे नगपति मेरे विशाल, तो ये हिमालय के लिए संबोधन किया है कि मेरे नगपति है मेरे विशाल हिमालय। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाइयों से पूरे वेग के साथ, पूरे शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन, उगलता झरना। फेन झाग होता है, तो खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ, पूरी तीव्रता के साथ शिखरों के भी शिखर से अर्थात बहुत ऊपर से, पहाड़ों के ऊपर से झाग उगलता झरना दिखाई दिया, और उस झरने का नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे,
सभी सैलानी इस खूबसूरत लम्हों की रंगत को, अर्थात इस सुंदरता को, रंग बिरंगी जो सुंदरता थी, इसको अपने कैमरे में कैद करने में मशगूल थे, बिल्कुल व्यस्त थे, अर्थात मशगूल, खोए हुए थे, तल्लीन थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त अर्थात साप युक्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। तो जैसे आदिम युग के अर्थात आदिकाल की जो अभिशप्त साप युक्त जिसे शाप दिया गया हो, वो राजकुमारी चुपचाप बैठ जाती है कहीं और विचार मग्न हो जाती है, उसी प्रकार से लेखिका भी पत्थरों पर बैठकर झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी थी, विचार मग्न हो गई थी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई, अर्थात अंदर तक मुझे वो स्पर्श कर गई, मैंने उसका एहसास हृदय तक किया। मन काव्य में उठा, मन में काव्य, नित नए काव्य की पंक्तियां उत्पन्न हो रही थी, मस्तिष्क में वो पंक्तियां फिर रही थी। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा कि मुझे सत्य और सौंदर्य का एहसास हुआ। यहाँ जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों, मतलब सीमाओं से, बॉर्डर से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ, कि मुझ में भी न कोई समय की सरहद है न कोई काल की सरहद है, कि समय की कोई सीमा नहीं है और समय की सीमा से दूर मैं इस धारा के समान ही बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, तामसिकताएं होती हैं कि तमोगुण से युक्त, अर्थात कह सकते हैं कि कुटिल, कठिन, और दुष्ट वासनाएं अर्थात बुरी इच्छाएं इस निर्मल स्वच्छ धारा में बह गई। मेरी जो भी तामसिकताएं थी, बुरी इच्छाएं थी और बुरे गुण थे, वो सारे के सारे इस स्वच्छ धारा में बह गए। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, उस नदी के साथ साथ विचारों में तल्लीन रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा, अर्थात हिलाने लगा स्पर्श करके। आगे भी इससे सुंदर नज़ारे दृश्य मिलेंगे, कि आप यहीं अटक गई है, आगे इससे भी सुंदर दृश्य हैं। अनमनी सी में उठी, थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे आंखों और आत्मा को सुख देने वाले थे, कि ऐसे दृश्य थे हिमालय के पल पल परिवर्तित, इस प्रकार से दृश्य थे जो आंखों और आत्मा को सुख प्रदान कर रहे थे। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन, चटक मतलब बिल्कुल हरे रंग की मोटे कालीन के समान ओढ़े, मतलब पूरी की पूरी जो वहाँ परिदृश्य था वो हरियाली युक्त था, तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हरे रंग की मोटे कालीन ओढ़े हुए हैं, कहीं हल्का पीलापन लिए, तो वहाँ पुष्प खिले हुए, तो ऐसा लग रहा था कि हल्का पीलापन है, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला, तो जहाँ पत्थर का परिदृश्य था तो वहाँ ऐसा लग रहा था कि जैसे पलस्तर उखड़ी हुई दीवार है पथरीली, और देखते ही देखते परिदृश्य से सब कुछ छूमंतर अर्थात गायब हो गया, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर, सब कुछ बादल में, और वहां बादल छा गया था जिससे कि दूर के दृश्य दिखाई देने बंद हो गए थे, वो सौंदर्य भी अचानक से छूमंतर हो गया था, गायब हो गया था। तो आज के लिए इतना ही। अब इसका जो बाकी का अध्याय है ये पार्ट 2 में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।